नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी टॉपिक कंप्लीट किए उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम ईरानी और यूनानी आक्रमण के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले अगर हम इस आक्रमण से पहले थोड़ा सा पहले की पृष्ठभूमि पर चर्चा करें तो ये ईरानी और यूनानी आक्रमण भारत में क्यों हुए, इसके पीछे भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। क्योंकि भारत में पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल के पश्चात भारत में जो राजनैतिक स्थितियाँ उत्पन्न हुई थीं वो काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी उन राजनैतिक स्थितियों में। कैसे? क्योंकि महाजनपदों का उदय हो चुका था, मगध एक विशाल महाजनपद बन चुका था। अन्य क्षेत्रों में छोटे छोटे महाजनपद वो अपने साम्राज्य विस्तार को बढ़ाने के लिए आपस में ही एक दूसरे से झगड़ रहे थे। ऐसी स्थिति में भारत में किसी भी एक मजबूत सत्ता का केंद्रीकरण नहीं था और इसी स्थिति का लाभ उठाया विदेशी आक्रमणकारियों ने, जिनका मौर्य काल से पहले भारत पर आक्रमण हुआ। वो थे ईरानी और यूनानी। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे, अगर हम उस समय भारत के मानचित्र पर देखें तो भारत में सर्वाधिक जितने भी आक्रमण हुए हैं वो सारे के सारे आक्रमण उत्तर पश्चिम क्षेत्र से ही हुए हैं। अब उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ऐसा क्या था कि जो भारत में सर्वाधिक आक्रमण उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हुए? अगर हम उस कालखंड की भारत की भौगोलिक स्थिति पर चर्चा करें तो हम ये देखेंगे कि उत्तर को जो सुरक्षा प्रदान कर रहा था वो था हिमालयी क्षेत्र। इसके बाद में अगर हम दक्षिण की बात करें तो ये जलीय क्षेत्र, और अगर हम पूर्व की बात करें तो वहाँ पर मगध जनपद था जो एक बहुत ही मजबूत महाजनपद बन चुका था। इसलिए और दूसरा ये भी रीज़न था कि यहाँ पर नदियों का जो क्षेत्र था, एक विशाल नदियों का क्षेत्र था, गंगा, सोन, ये विशाल नदियों का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर था। तो ये मगध महाजनपद को एक संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करते रहे था। बाकी पूरे भारतवर्ष में कोई भी एक मजबूत सत्ता नहीं थी। और जो ये पश्चिम का क्षेत्र था, पश्चिम के क्षेत्र में उनको कोई भी ऐसा मजबूत सत्ता नहीं दिखी जो उनके आक्रमण को रोक सकती। इसीलिए ज़्यादातर उस कालखंड में जितने भी आक्रमण भारत में हुए हैं वो सारे के सारे उत्तर पश्चिम क्षेत्र से ही हुए हैं। अगर हम देखें उस कालखंड में तो ये आएगा कि मौर्य काल से पूर्व आक्रमण दो हुए हैं। एक हुआ है यूनानी आक्रमणकारी, एक आए हैं ईरानी आक्रमणकारी। भारत पर अगर हम प्रथम विदेशी आक्रमणकारियों की बात करें तो उसमें ईरानी आक्रमणकारियों का नाम आता है। इसमें सबसे पहले जिसने आक्रमण किया वो हकमनी वंश कहलाता है, जिसका व्यक्ति था साइरस द्वितीय। ये 558 से 530 ईसा पूर्व के आसपास इसका आक्रमण भारत पर हुआ और पतन इसका ईरान में हुआ। लेकिन जो साइरस ने आक्रमण किया था वो इस आक्रमण में सफल नहीं हुआ। इसके बाद ईरानी आक्रमणकारियों में दूसरा नाम आता है डेरियस प्रथम का। इसका अगर हम टाइम देखें तो 516 बीसी के आसपास है। इसने गांधार क्षेत्र को जीता था। कुल 23 प्रांत थे इसके पास में, और 20वां जो क्षेत्र इसने जीता है वो पश्चिमोत्तर क्षेत्र को अपना बनाया था। यानी यहाँ तक का एरिया ये पूरा जीत चुका था। इसके बाद जो इसका 20वां प्रांत बना वो ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र बना था। इसके बाद में जिस कारण भारत में इसका प्रभाव कम हो गया था, क्योंकि ये सारी सत्ता अभी तक जीतता हुआ आ रहा था, तो भारत में डेरियस का कोई व्यापक प्रभाव हमको देखने को नहीं मिलता और ना ही इन आक्रमणकारियों के विषय में कोई विशेष वृत्तांत है।
लेकिन ईरानियों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इनकी कला और संस्कृति का प्रभाव भारत पर जरूर पड़ा। कैसे? सबसे पहले अगर हम अरामाइक लिपि की बात करें, अरामाइक लिपि के विषय में इसका जो आरंभ हुआ है भारत में वो इन्हीं ईरानियों के द्वारा किया गया है। इसमें कई शिलालेखों पर अंकित ये अरामाइक लिपि मिलती है। इसके बाद इसके पश्चात खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ है और इन लिपियों का उल्लेख हमको अशोक के शिलालेखों से प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ स्तंभ कला भी ईरान से ही आई है, जो भारत में आगे हमें देखने को मिलेगी। और ईरान से भारत के आर्थिक संबंध भी थे। तो ये तो बात हो गई ईरानी आक्रमणकारियों की। उन्होंने भारत पर आक्रमण जरूर किया, परंतु उनके आक्रमण से कोई विशेष व्यापक प्रभाव भारत पर देखने को नहीं मिलता। हाँ, उनका सांस्कृतिक प्रभाव जो है वो काफ़ी भारत पर देखने को आगे के कालखंडों में हमें मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट आक्रमणकारी भारत पर आए हैं उसमें नाम आता है सिकंदर का। सबसे महत्वपूर्ण आक्रमणकारी जो मौर्य कालखंड से पहले जिसने भारत पर आक्रमण किया, यूनानी आक्रमणकारियों में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है। अब देखिए, थोड़ा सा सिकंदर पर डायरेक्ट चर्चा करने से पहले हम इसके थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जान लें। भारत पर आक्रमण से पहले की इसके पिता का नाम था फिलिप ये मकदूनिया का शासक था और ये अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने का प्रयास लगातार करता था। 329 ईसा पूर्व के आसपास फिलिप की हत्या हो गई और 329 में 20 वर्ष की आयु में जो सिकंदर था वो शासक बना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में ये इम्पॉर्टेंट है कि सिकंदर के गुरु कौन थे, तो अरस्तु को गुरु मान करके सिकंदर ने साम्राज्य विस्तार की नीति का पालन किया और एक विश्व विजेता बनने का उसने सपना देखा। और इस सपने को पूरा करने के लिए उसने चयन किसका किया था? भारत का। क्योंकि भारत उस समय अगर देखा जाए तो एक विशाल और समृद्ध देश था। वहाँ पर अगर उसकी सत्ता स्थापित हो जाती तो उसकी हुकूमत सभी जगह पर व्याप्त हो जाती। यही कारण था कि उसने विश्व विजेता के स्वप्न को पूरा करने के लिए उसने भारत का चयन किया। इसके बाद हम ये देखेंगे कि 326 बीसी के आसपास जो सिकंदर था इसने हिंदू कुश को पार किया। अफ़गानिस्तान की क्षेत्र में ये स्थित है हिंदू कुश, क्योंकि भारत का प्रवेश द्वार यही है। यहाँ से इसने भारत में प्रवेश किया और जैसे ही इसने भारत में प्रवेश किया सबसे पहले इसका सामना होता है तक्षशिला के राजा आम्बी से। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत पर प्रवेश करते ही सर्वप्रथम जो सिकंदर का सामना हुआ था वो किस राजा से हुआ था? तो राजा आम्बी से। ये तक्षशिला का शासक था, परंतु इसने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर को समर्थन देने का काम किया। इसके बाद में जब सिकंदर आगे बढ़ता है तो वो पंजाब का क्षेत्र पड़ता है। पंजाब का क्षेत्र झेलम और चिनाब नदियों का क्षेत्र था, इसीलिए यहाँ पर जो ये युद्ध हुआ है इसे झेलम और चिनाब का युद्ध भी कहा जाता है। इसका साम्राज्य की अगर हम बात करें तो इसे उसने बढ़ाने के लिए उसकी तो ये एक धारणा थी ही कि उसे साम्राज्य विस्तार करना है। लेकिन जब वो पंजाब पर आक्रमण करता है उस समय उसका सामना होता है वहाँ के राजा पोरस से, जिसको पुरु भी कहा जाता है। पोरस भले ही इस युद्ध में पराजित हो गया हो, परंतु सिकंदर पोरस की वीरता से बहुत प्रभावित हुआ और सिकंदर के साथ हुआ ये जो युद्ध है पंजाब में जो झेलम और चिनाब नदी के तट पर हुआ क्षेत्र पर, उसे झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसे अगर हम यूनानी भाषा में बोलें तो इसे हाइडे स्पीच का भी युद्ध कहा जाता है। इसके बाद में जब सिकंदर और आगे बढ़ता है तो व्यास नदी के तट पर जब वो पहुंचता है तो उसकी सेना
आगे बढ़ने से मना कर देती है। अब मना करने का कारण क्या था? क्योंकि वो मकदूनिया से चला आ रही थी सेना, और अब उनके सामने एक व्यापक समस्या थी जलवायु, क्योंकि भारत की जलवायु पूरी तरीके से अलग थी, जिसके अनुकूल वो सैन्य जो शासक थे, उनके जो सैन्य बल था, वो अपने आप को अनुकूल नहीं बना पा रहा था, और लगातार युद्ध करने के कारण अब वो पूरी तरीके से शिथिल हो चुके थे। पुरु की वीरता उन्होंने देखी, और पुरु की वीरता के आगे अब आगे था उनके लिए मगध साम्राज्य। तो उनको एक उनके अंदर ये भी भय था कि यदि एक छोटा सा राजा इतना शक्तिशाली हो सकता है, तो मगध तो इतना बड़ा साम्राज्य है, वहाँ का शासक कितना शक्तिशाली होगा। तो एक ये भी डर उनका एक कारण था व्यास नदी से वापस जाने का। इसके बाद 325 में भारत से जो सिकंदर था अपनी सेना के साथ वापस लौट गया। उसने वापस लौटने के लिए अपनी सेना को सामान्यतः दो भागों में उसने क्या किया था, उसने दो भागों में सेना को बांटा था, एक जल सेना और एक थल सेना। अब जो जल सेना थी उसका जो नेतृत्व है वो नियारकस कर रहा था, और जो स्थल सेना थी उसका नेतृत्व सिकंदर स्वयं कर रहा था। वो 33 वर्ष की आयु में बेबीलोन पहुंचता है, और बेबीलोन में ही उसकी जो मृत्यु है वो हो जाती है। इसके बाद यूनान का प्रभाव अगर हम देखें तो एक निकैया का युद्ध, मतलब निकैया ये एक कहना चाहिए टर्मिनोलॉजी है, ये विजेता बोला गया है इसको। और बहुकेफला ये घोड़े के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। और सिकंदरिया नगर, इसकी स्थापना भारत से बाहर जाकर के जो सिकंदर था उसके द्वारा की गई थी। और भारत पर जो ये सिकंदर का आक्रमण हुआ है, इसके आक्रमण के पश्चात अगर हम सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा देखें तो हमारे लिए ये आता है कि जो गांधार मूर्ति कला है उसमें हमको यूनानी देवता अपोलो का जो चित्रीकरण है वो हमको दिखाई पड़ता है। तो ये एक सबसे बड़ी देन हम कह सकते हैं आपके सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव की भारत में। और जो सबसे महत्वपूर्ण एक प्रभाव माना जाता है वो प्रभाव माना जाता है एकीकरण, क्योंकि सिकंदर का युद्ध उस कालखंड में सफल पूरी तरीके से तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ हद तक सफल हुआ। उसके पीछे भी कारण यही था, आपसी फूट। यदि भारत में उस समय स्थित 16 महाजनपदों के शासक आपस में एकजुट होकर के एकीकृत होकर के यदि उसका सामना करते तो वो शायद भारत की सीमा में ही प्रवेश कर पाने में अक्षम होता। लेकिन उनके एकीकरण की शक्ति के महत्व को इस युद्ध ने जो भारतीय शासक थे उनको समझा दिया था। और इसी एकीकरण की शक्ति का जो उदाहरण है या जो उसका एक कहना चाहिए वास्तविकता जो चित्रीकरण है वो हम आगे मौर्य के कालखंड में देखेंगे, और भारत को एक एकीकृत सत्ता के रूप में मौर्य कालखंड में स्थापित होते हुए हम देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब